Hello students, we are going to read second chapter of history of class ninth, and today we have a topic that is political radicalism and economic crisis. Students, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल रेडिकल क्या था। रेडिकलिज्म मतलब ये एक होता है कि एक ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे थे एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब ये कि जिस समय एलाइज जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने हरा दिया था इसको जर्मनी को, और उसके ऊपर एक कंपनसेशन कर दिया था कि वॉर में जितना भी पैसा खर्च हुआ है यूरोप का वो सब कौन भरेगा? जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी इसमें काफ़ी कमज़ोर हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया उसमें। तो चलिए इसके बारे में रीड करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये देखते हैं द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रसिया। अब यहाँ पे हमें ये देखना हो कि वाइमर रिपब्लिक के बर्थ के टाइम में, ठीक है, जब हमने वाइमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से वाइमर रिपब्लिक आई, इसके बाद ये जो हमारे बीच ये लड़ाई हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी में, जिसे वहाँ की पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ के जर्मन्स का। बट फिर भी अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो उसी समय आया जिस समय एक आप कह लीजिए कि एक विद्रोह, एक क्रांतिकारी विद्रोह हो रहा था वहाँ पे जर्मनी में। और आप ये कह सकते हो कि उसको क्या नाम था? स्पार्टिस्ट लीग। और वो किसके आधार पे वो स्पार्टिस्ट लीग था? वो बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रसिया, जैसे बोल्शेविक क्रांति थी रसिया की, उसी तरीके से जर्मनी में स्पार्टिस्ट लीग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर वर इस्टेब्लिश्ड। अब सोवियत क्या है? यहाँ पे कुछ वर्कर्स के एंड कुछ नाविकों के, सेलर्स के, आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे एक संघ बन गए थे। वो हर एक शहरों में रहते थे, ठीक है, चाहे जर्मनी के किसी भी शहर में आप देखेंगे एंड यूरोप में, तो वहाँ पे वो रहते थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। अब ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था कहाँ का? जर्मनी का। जर्मनी में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा एक एनवायरनमेंट बन गया था कि वो किस तरीके की गवर्नेंस का डिमांड कर रहे थे? सोवियत स्टाइल का गवर्नमेंट, ठीक है, जिस तरीके से सोवियत गवर्नमेंट होता है उसी तरीके से। दोज अपोज टू दिस, जो इसे नहीं चाहते थे वो कौन लोग थे? सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे एंड कैथोलिक्स थे। तो ये किस तरीके से वो वाइमर में मिले एक दूसरे से, और उन्होंने क्या शेप देना चाहा वहाँ की पॉलिटिकल को, मतलब इंस्टीट्यूशन को, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बनाना चाहा। वाइमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री। अब यहाँ पे देखिए फ्री कॉर्प्स। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो वहाँ पे हुआ क्या कि ये जो आप स्टार्टिंग में हमने जिसके बारे में पढ़ा है कि स्पार्टिस्ट लीग थी, तो उसको वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया? वो क्रश कर दिया, ठीक है, उसके विद्रोह को कुचल दिया। विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स, जो कुछ ऐसे अनुभवी लोग थे, ठीक है, जो पुराने मतलब जर्मनी के कुछ लड़ने वाले थे, अनुभवी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इस स्पार्टिस्ट लोगों का लीग जो है वो कुचल दिया, उनकी आवाज़ों को। और उसको क्या बोला जाता था? जिसने ये काम किया उसे बोला जाता था फ्री कॉर्प्स, ठीक है। ये एक तरह की सेना थी जिसका यूज़ उसने किया था वाइमर रिपब्लिक ने, ठीक है। द एंग्यूस्ट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और ये स्पार्टिस्ट लोग थे, अंतिम में इन्होंने जाके क्या बनाया? एक कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी के, ठीक है। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth बिकम irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो लोग थे, कम्युनिस्ट कौन थे? स्पार्टिस्ट लोग थे। और सोशलिस्ट कौन थे? आप जान ही रहे कि वाइमर रिपब्लिक से रिलेटेड वो थोड़ा सोशलिस्ट लोग उसमें भी थे। तो ये क्या हुए?
रिकॉन्सिलेबल, मतलब एक दूसरे के बहुत कट्टर एनिमीज थे, बहुत विद्रोही थे, और ये कभी भी एक कॉमन कॉज हिटलर के अगेंस्ट आके खड़े नहीं हो पाए। इन्होंने ऐसा कोई मोर्चा नहीं बनाया कि जो हिटलर का विरोध कर सके। बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। अब ये दोनों ने क्या किया कि हमेशा हमेशा इन्होंने कुछ रेडिकल, मतलब समाधान के लिए हमेशा ये क्या करते रहे, आवाज़ उठाने लगे, मतलब कुछ चेंजेस के लिए आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, तो जैसे आप इंडिया में भी देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस थे, कुछ चेंजेस चाहते थे तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाते थे उसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन was only highlighted by the economic crisis of 1923। अब ये जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था उसे और बल मिला कब कि राजनीतिक व्यवस्था में कुछ चेंजेस आना चाहिए, जब 1923 का एक इकोनॉमिक क्राइसिस, इट मीन्स आर्थिक जो मंदी आया उसमें जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन द लोन। जर्मनी ने जो फाइट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो लोन पे ही किया था, एंड हैड टू पे वॉर रिपेयरेशन इन गोल्ड। और जो वॉर का जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसके रिपेरेशन में किसको, उसमें गोल्ड में पे करना था, मतलब वो गोल्ड में वो सारा हर्जाना भरना था उसे। ठीक है, जो भी क्षति हुई थी वर्ल्ड वार की। द डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट ए टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। अब यहाँ पे ये देखिए, डिप्लेटेड का मतलब रिड्यूस, एम्प्टी आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि धीरे धीरे गोल्ड का जो रिजर्व था वो क्या हो गया, कम होने लगा, ख़त्म होने लगा। इन 1923 और 1923 में क्या होता है कि जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे, जर्मनी ने कह दिया कि भाई मैं पे नहीं कर पाऊँगा, एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्री एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। और जर्मनी, फ्रांस ने क्या किया कि फ्रांस ने इसका एक इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, ठीक है, जर्मनी का, जहाँ पे जर्मनी का कोल था, कोल माइंस थे, खाद्यान्न थे, उसको उसने क्लेम कर लिया और उसको उन्होंने छिका लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंट एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी ने एक पैसिवली रिटेलिएट किया, मतलब उस समय जर्मनी की कंडीशन नहीं थी कि एक्टिव होकर रिटेलिएट करे, बट पैसिवली रिटेलिएट करा, मतलब हल्का फुल्का विद्रोह जताया उसने। और उसने क्या किया कि प्रिंटेड पेपर, मतलब करेंसी अपनी खुद की बनानी स्टार्ट कर दी रिकलेसली, बिना ध्यान दिए, और इतनी करेंसी बनाया विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, और तमाम सारा पैसा इसने छाप दिया और वहाँ के बाज़ारों में आ गया। द वैल्यू ऑफ द जर्मनी मार्क फेल। अब यहाँ पे ये होता है कि जर्मनी का जो पैसा था, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, वैसे वहाँ पे मार्क था। ठीक है, अब इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000, मतलब एक यूएस का डॉलर कितने के बराबर था, 24,000 के बराबर। ठीक है, मार्क्स के बराबर था। अब यहाँ पे अब अगर देखिए इंडिया का, देखिए एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं, तो अप्रॉक्स 70 के करीब में, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि एक डॉलर का मतलब 24,000 मार्क्स। और जुलाई में यही देखा जाता है कि एक डॉलर की कीमत कितनी है, 3,53,000। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3,53,000 एक डॉलर की कीमत। फिर अगस्त में हम यही देखते हैं कि वो कितना हो जाता है, 46, यहाँ पे 1,21,000, ठीक है, मार्क्स हो जाता है। एंड एट, अब उसके बाद क्या हो जाता है कि उसके बाद देखते हैं एंड एट दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर आते आते यहाँ पे कि 9,88,60,000 मार्क हो जाता है एक डॉलर की कीमत। आप सोच सकते हैं, द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, और अंतिम में ये ट्रिलियंस तक पहुँच जाता है। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, और जैसे ही इसके मार्क्स की जो वहाँ के रुपए के जो वैल्यू थी, मूल्य था, वो कोलैप्स्ड हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, और गुड्स के जो प्राइस होते हैं इतना बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा आ जाता है कि लोग, क्या होता है कि चीज़ों को ख़रीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देते हैं। ठीक है, और उनके पास ऐसा पैसा रहता है तो चीज़ें काफ़ी महंगी होने लगती है। ठीक है, तो महंगी होते 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 पता चल रहा है उनको, अगर द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। अब होता क्या है कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक जर्मनी में, मतलब एक गाड़ी
आप एक पहिए वाली गाड़ी को एक आदमी उसमें नोट भर के लाता है, क्या लेने के लिए? ओनली ब्रेड लेने के लिए वो नोट भर के लाता है। तो ये स्थिति देख के क्या होगा कि उसे वर्ल्ड वाइड मतलब विश्व में सभी जगह से उसे एक सिंपैथी मिलती है, ठीक है, एक हमदर्दी मिल जाती है जर्मनी, क्योंकि ऐसा कंडीशन बेचारा जर्मनी जी रहा है। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के वर्ड में? हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसे सिचुएशंस होती है जब प्राइजेज राइज फिनोमिनली हाई, कि मतलब एक फैक्ट हो जाता है कि जब प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, एकाएक, मतलब आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके से प्राइजेस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे eventually the Americans intervened and bailed, introducing the Dawes Plan, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germans. अब यहाँ पे ये देखेंगे कि उसके बाद होता क्या है, फाइनली जब इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मतलब एक सिंपैथी वर्ल्ड वाइड क्रिएट हो जाता है इनके लिए, तो इसमें देखिए अमेरिकन्स लोग इंटरवीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन सबसे पावरफुल होते हैं तो उस समय एलाइज में। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एंड बिल्ड जर्मनी, और जर्मनी को ये इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एक डाव्स प्लान बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो जो लड़ाई का जो हर्जाना हो, जो वर्ल्ड वार में जो यूरोप में जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना जो पे करना था जर्मनी को, उसको लेके रिवर्कड, इट मीन्स दोबारा काम किया गया कि जिससे जो पे करने का, जो कर्ज देने का जो टर्म्स था, टर्म्स ऑफ रिपरेशन, मतलब जो हर्जाना उसे भरना था कंपनसेशन जर्मनी को, कंट्रीज़ को, वो क्या हुआ कि उस पर दोबारा काम किया गया, ठीक है। तो टू ईज़ द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी की, मतलब जो आसान शर्तों में जर्मनी वो चीज़ें पे कर पाए, ठीक है। तो ये रीड कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।